चूंकि ये हमारे कॉलर ने भी सवाल रेस कर दिया है कि अगर एक पेशेंट है जिससे सस्पेक्टेड डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स है और घर वालों को तशवीश है, वो लेके आते हैं आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास, तो इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? कुछ का तो आपने बताया कि ड्रॉ क्लॉक है, आपने कहा 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिकॉल करना है, आपने मिनी मेंटल स्कोर कर दिया, बट इज देयर सम अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट कि कोई इन्वेस्टिगेशन इनको कराना होता है, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई एक्सरेज हैं? इन्वेस्टिगेशन जो है कुछ तो मैंने आपको अभी बता दी थी थोड़ी देर पहले ना, कि जो ब्लड रिलेटेड है, B12 डिफिशिएंसी है, थायराइड प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, CBC ESR भी करा लेते हैं। इसके अलावा हर वो पेशेंट जिसको आप डिमेंशिया सस्पेक्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत जरूरी होती है कि न्यूरो इमेजिंग की जाए। अच्छा, यानी कि CT/MR। जी हाँ, तो मतलब है अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट नहीं है, उसको सिंपल आप स्क्रीनिंग में रूल आउट करना चाह रहे हैं तो हम CT स्कैन प्लेन करा लेते हैं जो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, 2-3 हज़ार तक हो जाता है। अगर उसके अंदर कुछ मोटर डेफिसिट आ रहे हैं या कोई कंपाउंडिंग फैक्टर्स हैं फिर तो MRI कराना पड़ता है, वो तकरीबन 4-5 हज़ार का पड़ता है। तो इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द आर्मेंटेरियम जो हम यूज करते हैं। We'll come back to this, डॉक्टर साहब, in a minute. We have another caller. हेलो, वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? मैं रज़ाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल क्या है हुजूर आपका? सवाल ये सर कि 36-37 की एज है अभी जी, तो किसी तरह से ये नमाज में जो भूल जाती है प्रोडक्टें वगैरह या कोई वैसे थोड़ा बहुत बड़ा यानी कि चीजें भूलना शुरू हो गई है चीजें। और ये कब से ये कैफियत है? अगर आपकी तो काफी आप जवान आदमी हैं, 37-38, कब से ये हो गया? वो पर यही कि 2-4 महीने से गौर कर रहा था। अच्छा, 2-4, कोई टेंशन डिप्रेशन वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉपर इस तरह कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। चलें, ठीक है डॉक्टर सलाल। जी जी, इसमें अगेन यंग एज है। अब ये जो फीचर्स बता रहे हैं ना, जैसे आपने कहा डिप्रेशन, तो इसमें एक चीज़ जैसे इनकी हिस्ट्री खाली 2 मंथ्स की है तो डेफिनेटली ऐसा पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, फंक्शनल स्टेटस क्या है, अपनी जो जॉब्स वो पहले कर रहा था वो कर रहा है या जॉब्स को उसने अपने थोड़ा सा मतलब गिव अप किया है, कुछ किया है, तो वो भी हम चीज़ों को उसमें फैक्टर इन करते हैं। बिकॉज अगर वो चीज़ें होती हैं तो फिर उसका तो ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट, वो तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसका, वो एक अलग रैशनल है उसका, तो उसकी तो खैर हम अभी बात नहीं कर सकते। बहरहाल मकसद ये था, इनको अनलाइकली है जो ये बता रहे हैं, मगर फिर भी अगर ये आए हम इनके बेसिक्स टेस्ट करके देख लें तो उससे पता जरूर चल जाएगा। Right, so even if someone at a young age like this gentleman presents, मतलब अगर ये आते हैं तो basically he also merits investigation। ये नहीं है कि ये disregard कर दें कि भाई इस एज पे अनलाइकली है। जी जी, इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। हम किसी को भी फंक्शनल अगर लेबल करते हैं तो यू हैव टू रूल आउट एनी इटियोलॉजी। एक और कॉलर डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, उनसे मैं सवाल लेता हूँ। जी जी, वालेकुम सलाम, आप अपना नाम बताइएगा और कहाँ से रिंग कर रही हैं? मिसेस शहीन बात कर रही हूँ। जी जी जी, फरमाइए, आपका क्या सवाल है? देखिए, मेरे साथ भी एक भूलने का मसला हो गया। और एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 50 अबव। अच्छा, और कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं आपको? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की? नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि मेरे मेनोपॉज का प्रोसेस चल रहा है। मेनोपॉज का प्रोसेस चल रहा है, ओके। डॉक्टर सलाल से मशवरा करते हैं। लेडी हु इज पेरीमेनोपॉजल कह रही हैं कि शी इज एक्सपीरियंसिंग मेमोरी लॉस। अच्छा, मेनोपॉज में बेसिकली ये होता है कि इस स्टेज में जब फीमेल्स पहुंचती हैं, अब तो खैर मेल भी मेनोपॉज एक टर्मिनोलॉजी आ गई है। जी जी, एंड्रोपॉज, वो भी उसकी भी टर्मिनोलॉजी आ गई है। तो ये जो बातें करें ना, इसमें इनसे थोड़ा और डिटेल में जैसे अगर सवाल जवाब हो सकता है कि जो दूसरे फीचर्स हैं मेनोपॉज के, जैसे फ्लशिंग होती है स्किन की, इरिटेबिलिटी होती है, अगर वो भी फीचर्स हैं तो उसमें तो फिर इसमें मोस्ट लाइकली जो कंपोनेंट होता है वो कुछ एंग्जाइटी का कंपोनेंट होता है साथ। और एक दफ़ा आदमी थोड़ा एंक्शियस हो, एंग्जाइटी हो, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल अटेंशन जो एक नॉर्मल लाइफ है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो मोस्ट लाइकली ये बताइए कि जो ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं विद मेनोपॉज, जो ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है, कैन दैट इंड्यूस मेमोरी लॉस? इट विल नॉट इंड्यूस मेमोरी लॉस व्हिच इज लास्टिंग, ठीक है, बट बेसिकली व्हाट शी नीड्स इज शी नीड्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, लेकिन हार्मोन की डिफिशिएंसी से जी जी मेमोरी लॉस हो सकता है। हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर उस थायराइड हार्मोन की डिफिशिएंसी जो हमें पता है कि हो सकता है, ईस्ट्रोजन से नहीं होता, ईस्ट्रोजन से नहीं होता। बट इफ अ पर्सन देयर आर सर्टेन अदर हार्मोन, जैसे कोलेस्ट्रॉल का किसी का बहुत लो लेवल हो जाए, उससे डीमाइलिनेशन होता है नर्व्स का। ओके, अगर वो बहुत लो हो, लाइक जैसे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल अगर अराउंड 150 या 140 हम कह रहे हैं, किसी का 60-70 हो जाए, लेकिन वो स्टडीज में शो किया है, बट मेनोपॉज एज सच इज नॉट रिलेटेड टू डिमेंशिया। बट मेनोपॉज रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं, हाँ, वो इनमें लग रहा है मेमोरी जी हो सकता है। सो इफ शी गोज इनटू हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट विल हेल्प हर विद हर अदर सिम्पटम्स एंड विल प्रोबेबली आल्सो गेट हर थ्रू दिस स्टेज। डॉक्टर साहब, ये भी जो बात हो रही थी कि जो हमने शायद अभी नहीं बात की है कि
मतलब एक तो डिप्रेशन या स्ट्रेस या इवन सिंपल थिंग्स लाइक लैक ऑफ स्लीप कि नींद पूरी नहीं हो रही है, इन चीज़ों से भी तो मतलब आपकी अटेंटिवनेस, अलर्टनेस, मेमोरी इफेक्ट होती हैं। इन चीज़ों से भी होती है अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे निमोनिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मगर उसके लिए एक दूसरी टर्म में डिलीरियम यूज होता है, वो टेम्पररी होता है, कुछ डेज के लिए होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, वो टोटली रिवर्स हो जाता है। बट देयर बीन अ लॉट ऑफ स्टडीज नाउ सेइंग कि मतलब अगर क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन है तो स्लीप डेप्रिवेशन से परफॉर्मेंस एग्जाम्स के अंदर, टेस्ट के अंदर, मेमोरी, रिकॉल, ये सारी चीजें मुतासिर होती हैं। कॉलर लाइन पे हैं, वील कम बैक टू दिस डिस्कशन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हुजूर, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? जी सर, तनवीर बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। जी तनवीर साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी वालदा की एज 65 से अबव है। ओके। और वो पेशेंट है हार्ट की और ब्लड प्रेशर की। हाँ। और वो उनकी मेमोरी जो है ना, वो एक ही बात बार बार कई दफा जो है ना। हाँ। ये कब से है उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम? ये तकरीबन एक दो साल से जो है ना। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर सलाल से पूछते हैं कि और कोई और उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है दूसरे तनवीर साहब? ब्लड प्रेशर का, हार्ट का और स्टमक में अल्सर हुआ था, उसकी भी टैबलेट, ये 3 टैबलेट वो डेली लेती हैं। और ब्लड प्रेशर और हार्ट की भी टैबलेट लेती हैं? जी 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 बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर सलाल, लेडी हु इज एन आर्टेरियोपैथ प्रोबेबली। जी जी, ये तो जो बता रहे हैं एज भी वही है जो हमारी अल्जाइमर में आती है, बट मोस्ट लाइकली सेकेंडरी डिमेंशिया व्हिच इज वास्कुलर डिमेंशिया। राइट। अच्छा, वास्कुलर डिमेंशिया में देयर इज आल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको हम सब कॉर्टिकल डिमेंशिया इज अनदर टर्म वी यूज फॉर इट। तो मोस्ट लाइकली वो लग रहा है इनको हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा ब्रेन की वेसल्स में भी। तो इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक करें, इनका बीपी जो है वो टोटली कंट्रोल रहना चाहिए, वो हायर लिमिट्स में नहीं जाए। डायबिटिक भी शायद बता रहे थे, तो स्मॉल वेसल डिजीज है। ये कह रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है और हाइपरटेंशन। अच्छा, हाइपरटेंशन बता रहे थे जी। तो बेसिकली इनके लिए तो ये कि हाइपरटेंशन कंट्रोल रखें, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करें, उसके लिए मेडिकेशन लें, और फिर जो दूसरे कॉग्निटिव जो इनको हेल्प मिल सकती है, रिहैबिलिटेशन वगैरह, वो सब करें। लेट्स कम बैक टू जो इन्वेस्टिगेशंस की बात हम कर रहे थे कि एक तो आपने कहा कि मतलब कुछ ब्लड टेस्ट होने चाहिए, सीबीसी वगैरह होना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा B12 लेवल्स भी आपको चेक करनी है, लिपिड प्रोफाइल भी आपको चेक करना होता है। सो बेसिकली कौन कौन से ब्लड टेस्ट होंगे जो कि एक आदमी है या औरत है जिसको मेमोरी लॉस हो रहा है, हाफजा उसका जा रहा है, आता है स्पेशलिस्ट को दिखाने, तो क्या टेस्ट होने चाहिए? इसमें जो रूटीन टेस्ट हैं जो हर एक के लिए इंडिकेटेड हैं जी, वो मैं आपको बता दूं, CBC ESR होता है, सीरम कैल्शियम लेवल है, थायराइड है, विटामिन B12 लेवल है, RPR है विच इज जो रैपिड प्रोटीन रिएक्शन, या उसके लिए जो हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है जो टर्शरी सिफिलिस के लिए। तो ये टेस्ट तो रूटीनली एवरी प्लस न्यूरो इमेजिंग, आइदर ए CT और MRI, ये तो एवरीबॉडी हैज टू अंडरगो दीस। तो मतलब एक बेसिक प्रॉपर स्क्रीन होती है। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि अगर उसके अंदर फिर कोई न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स निकलती हैं CT के अंदर, देन यू वुड प्रोबब्ली वांट NMR फिर आल्सो। तो वो हम MR भी करेंगे, या फिर अगर उसके हिसाब से कोई टेलर्ड हमें वो करनी है, वो तो फिर एक और सब स्पेशलिटी की तरफ चाहिए जो अभी हमें उसके लिए टेलर टेस्ट करने हैं। जैसे फर्ज करें हमें B12 का मिल गया, उसमें फिर आपको न्यूरोपैथी मिल गई, फिर या फिर आपको B12 मिला। ये मुझे बताइए CT स्कैन में क्या क्या मिलेगा? CT स्कैन में मतलब एक आदमी CT स्कैन कराता है, उसको क्या देखना, क्या मतलब उसको? अच्छा, इसमें जो CT स्कैन में जो हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं बेसिकली वो ये मिलता है कि जो सल्काई एंड गायराई हैं ब्रेन के, अभी तो खैर रेडियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है, डॉक्टर समझ सकता है, तो सल्काई एंड गायराई वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे ब्रेन के, ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर इंट्रासेरेब्रल प्रेशर बताए तो हाइड्रोसेफलस के एविडेंस मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली इट टेल्स अस दैट द ब्रेन इज बीइंग वेस्टेड। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इमेजेस नहीं है, वरना मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता। सही कि एक नॉर्मल में और इसमें क्या होता है, एक डिमेंशिया के पेशेंट में होते हैं वो क्या होता है। अच्छा, इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की थी, इन्होंने ब्रेन बायोप्सीज की थी पेशेंट्स की। उस जमाने में इतने एथिकल इशू नहीं था, लोगों को पता नहीं होता था। तो एक्चुअली अल्जाइमर भी इज अ नेम ऑफ अ जर्मन पेशेंट एक्चुअली, जिसके अंदर डिजीज डायग्नोस हुई थी। तो ब्रेन बायोप्सी की थी, उसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आई थी, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आए थे उसके अंदर, और एमाइलॉइड डिपॉजिट्स आए थे। तो वो चीज़ें तो खैर अब हम नहीं कराते, हम क्लिनिकली उसको डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं, और फिर मेडिसिन से रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, अब चूंकि वक्त हमारा थोड़ा शॉर्ट रह गया है, लेट अस कम टू द ट्रीटमेंट कि एक दफ़ा अगर आपने अल्जाइमर्स या सीनाइल डिमेंशिया डायग्नोस कर दिया है तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट की तरफ में जाने से पहले आपको ये बताऊं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पेशेंट जो हैं एक अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाएं। ओके। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करने की कोशिश करें कि एक अल्जाइमर्स का पेशेंट है, मॉडरेट से प्रोफाउंड डिमेंशिया का, उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि उसका क्या माइंड है अंदर से, वो जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको मैं देख सकता हूँ,
मैं समझ भी रहा हूँ कुछ चीज़ें, मगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो मतलब है उस होल के अंदर जो दिमाग होगा उसकी जो एक फीलिंग्स है और वो जिस कशिश के अंदर मुब्तला है, एक बड़ी सीरियस चीज़ है। मतलब इसको फील करें अगर आप, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हमें करना यह है कि वी हैव टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। एंड अगर हमारे इन 2 टीवी की जो सीरीज का खाली यही एक टेक होम मैसेज हो कि हम उस स्टेज से बचा दें किसी आदमी को, तो इट्स रियली लाइक गिविंग हिम अ न्यू लाइफ बेसिकली एंड प्रिवेंटिंग हिम टू गोइंग थ्रू दैट एग्नी व्हिच इज गोइंग टू बी देयर डे इन एंड डे आउट। अब मुझे ये बताइए कि इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या मेडिकेशन दे सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, थेरेपी क्या होती है, एंड तीसरी चीज़ कि रिहेबिलिटेशन, कि ऐसे पेशेंट को जो कि खाना भूल जाए, निकलना भूल जाए, लोगों के नाम भूल जाए, घर का पता भूल जाए, रिहैब, तो इस पे ज़रा तीनों चीज़ों पे बताइए कि मेडिकेशन क्या है और क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और रिहैब क्या है। अच्छा, इसमें यह है कि जो डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं, इसमें खाली डिमेंशिया का जो पेशेंट है खाली उसकी थेरेपी नहीं होती, यू हैव टू एजुकेट द केयर गिवर्स, क्योंकि उनकी टेक केयर केयर गिवर्स करते हैं। देयर हैज़ टू बी समबडी हु इज़ डेजिग्नेटेड हु विल बी काइंड ऑफ ओवरसीइंग द केयर। तो इसमें खाली पेशेंट को नहीं एजुकेट करना होता, उसके जो अटेंडेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनको भी एजुकेट करना उतना ही ज़रूरी है, मे बी समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द पेशेंट इटसेल्फ, क्योंकि पेशेंट को तो बेचारे को इंसाइट ही नहीं होगी उसमें। अच्छा, फॉर्चुनेटली आज से 10 साल पहले वी डिड नॉट हैव दीज ड्रग्स, या हमारे पास थी कोई ड्रग्स टैक्रीन वगैरह जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते थे, सो वी कुड नॉट यूज़ दोज ड्रग्स सेफली, बड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी, इफेक्टिव भी नहीं थी। अभी हमारे पास एक क्लास ऑफ ड्रग्स है कॉल्ड एंटी कोलिनिस्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें जो सबसे कॉमनली यूज होती है वो एक्सिलॉन है, रिवर्सटेगमीन है जो एक्सिलॉन के नाम से नोवार्टिस मार्केट करती है हमारे पास। दूसरी इसके अंदर जो एक और ड्रग है टैक्रीन के नाम से है, एक और है डोनापेजिल है, फिर जो प्रोफाउंड डिमेंशिया उसमें मेमेंटीन है। तो मतलब बेसिकली देयर आर ड्रग्स अवेलेबल नाउ जो कि ले सकते हैं। ये ड्रग्स पैचेस के फॉर्म में भी आते हैं कि मरीज लगा के उनको फिरता रहे, दवा लेने की जरूरत नहीं है। एक्सिलॉन या रिवर्सटेगमीन पैच में भी आती है, वो छोटा सा जैसे टेप होता है उस तरह का, बैक पे लगा दें। बाज पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो खुजा के हटा देते हैं उसको, तो इसमें कंप्लायंस का भी इशू होता है, पेशेंट ने मेडिसिन खाई या नहीं खाई। पैच तो ये है कि आपके पास आया, आपने लगा दिया, पूरे दिन लगा हुआ है, पूरा दिन लगा रहता है। डॉक्टर साहब, आई विश आई कुड आस्क यू मोर, टाइम इज रनिंग आउट। मुझे सिग्नल आ रहा है कि मतलब वक्त हमारा पूरा हो गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड समथिंग दैट आई थिंक इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन बिकॉज कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस मुल्क में लोगों की बढ़ गई है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40s में होती थी और 50 साल की उम्र तक अक्सर लोग नहीं जाते थे, अब मतलब 80 और 85 साल। तो ये चीज़ का तो ज़्यादा हमें सामना करना पड़ेगा। जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट कर दिया है। हर घर के अंदर, हर घराने के अंदर अक्सर लोग, बच्चे जो हैं बैरून मुल्क जा चुके हैं मुल्क की हालत देख के, तो इन लोगों को देखने वाला भी कोई नहीं है। तो आई थिंक dementia and people with dementia is going to present a really major problem for the healthcare professionals, कि इनकी diagnosis करना, इनका इलाज करना, and most importantly इनकी rehabilitation, जिस पे आज unfortunately वक्त की किल्लत की वजह से हम बात नहीं कर सके कि इनको home help और home gadgets और home assistance किस किस्म की चाहिए। नाजरीन, हमने कोशिश की है पिछले 2 प्रोग्राम्स में कि ये एक मतलब बहुत अहम बीमारी जो कि हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, जो कि बुढ़ापे से वाबस्ता अमराज हैं, जी हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स, तो इन पे बात करने की कोशिश की है। बुढ़ापे के साथ जो हाफजे की कमज़ोरी होती है और अल्जाइमर्स डिजीज़ जिसे आम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, या सीनाइल डिमेंशिया, उस पर बात करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपके ज़्यादातर सवालात का जवाब मिल गया होगा इन 2 प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन अगर अभी भी कोई सवाल आपके जहन में है तो मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब के साथ मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में शायद एक सिटिंग और करें। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।